हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट हम करने जा रहे हैं, जो हम कर रहे थे हमारे आसपास का पदार्थ के बारे में। तो आसपास के पदार्थ के अंदर हमने समझा था इस चैप्टर के अंदर कि जो पदार्थ होता है बहुत ही छोटे कणों से मिलकर बना होता है वगैरह, और इसमें तीन प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव्य, गैस। इन सब चीज़ों के बारे में हमने पिछले पार्ट्स में पढ़ा है। अब इसके थोड़े से आगे आते हैं और अगला जो टॉपिक है हमारा वो है क्या पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकते हैं। मैं अभी ज़्यादा डेफिनेशन वगैरह नहीं दे रहा, चीज़ों को शॉर्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये तुम्हारी वन शॉट रिवीजन है ताकि तुम एग्ज़ाम में जाके अच्छे से उन चीज़ों को अटैम्प्ट कर सको, क्वेश्चनों को, और अच्छे नंबर ले भी आ सको। अगर तुम्हारा सपोर्ट रहा तो फिर नेक्स्ट सेशन से जो अगली क्लास होगी हमारी 9th की, 10th की और 11th की, जिस भी क्लास की तुम कहोगे, जिस सब्जेक्ट के लिए, उस सब्जेक्ट के लिए हम यहाँ पर उस सब्जेक्ट की वीडियो और प्लस में उसके साथ ही हम वहाँ पे नोट्स भी अपलोड करते रहेंगे आपके डिस्क्रिप्शन में। तो प्यार बनाए रखें, सपोर्ट बनाए रखें। ठीक है, अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्या पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकते हैं? कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। अगर कोई पदार्थ है कि ठोस से क्या द्रव्य में हो सकता है, क्या द्रव्य से गैस में हो सकता है, क्या चीज़ें यह हमें सोचने पे मजबूर करती है। तो साइंटिस्ट ने इन चीज़ों को पता लगाया और उन्होंने कहा है कि हाँ, पदार्थ अपनी अवस्थाएं बदल सकती है। तो कैसे बदल सकती है उसके बारे में जानेंगे कि अगर कोई चीज़ ठोस है तो ठोस से द्रव्य में जाने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, हमें ऊष्मा देना पड़ता है, हीट देनी पड़ती है। और उसी चीज़ द्रव्य को अगर गैस में बदलना है तो उसके लिए भी हमें ऊष्मा देना पड़ता है, हीट देनी पड़ती है। अगर एग्जाम्पल ले हम, वो ले लो बर्फ़ का एग्जाम्पल है तुम्हारे पास, कि सभी के घरों में आजकल फ्रिज होता है, या जिनके घरों में फ्रिज नहीं है वो भी बाहर से क्या कर सकते हैं, बर्फ़ लेके आ सकते हैं। और वो जो बर्फ़ होता है वो कैसा होता है, वो सॉलिड की फॉर्म में होता है, ठोस होता है। और उसी बर्फ़ को तुम कुछ देर छोड़ दो, या फिर अगर तुम्हें जल्दी प्रैक्टिकल करना है तो उसको गैस पर रख दो किसी बर्तन के अंदर और उसको गैस ऑन कर दो। तो जैसे जैसे उसको हीट मिलते जाएगा, क्या वो बर्फ़ पानी के अंदर चेंज होगा? बिल्कुल होगा। फिर एक स्टेट ऐसा आएगा कि वो पूरा बर्फ़ पानी के अंदर बदल जाएगा। तो जो हमारा ठोस है ऊष्मा देने पर किस में बदल गया? द्रव्य में बदल गया। अब अगर उसी गैस को हमने 24 घंटे तो नहीं, ज़्यादा हो जाएगा, हम कम समय के लिए, मतलब कि एक इतने तापमान के लिए छोड़ देते हैं जिसके तापमान से वो जो द्रव्य है किस में बदल जाए? गैस में बदल जाए। तो द्रव्य से गैस में जाने के लिए भी हमें क्या देना पड़ता है? उसके लिए ऊष्मा देना पड़ता है, हीट देनी पड़ती है। अब जिसका इसका इन्वर्स करते हैं, जस्ट इसका, क्या कोई चीज़ ऐसी भी जो गैस से सीधा सॉलिड, या फिर गैस से द्रव्य, द्रव्य से फिर सीधा ठोस, इन सब चीज़ों के अंदर बदल सकती है? तो जी बदल सकती है। देखो कैसे बदल सकती है। गैस से अगर हमें द्रव्य जाना तो चीज़ को हमें क्या करना पड़ेगा? शीतलता देनी पड़ेगी, कूलिंग करनी पड़ेगी। ठीक वैसे ही द्रव्य से अगर हमें ठोस में जाना है तो इसके लिए भी शीतलता करनी पड़ेगी। फिर से हम एग्जाम्पल पानी का ले लेते हैं। पानी के एग्जाम्पल में क्या है कि तुम्हारे पास जो पानी है, अगर नॉर्मली हम बात करें कि ये जो हवा है, ह्यूमिडिटी एक शब्द आता है, ह्यूमिडिटी जो कि हम यहाँ पे पढ़ने वाले भी हैं, ह्यूमिडिटी जिसको कहते हैं आर्द्रता। कि तुमने कभी यूज़ किया होगा कि ठंड के मौसम में यार घास गीले गीले से होते हैं, ओस पड़ रही है, हमारे घरों में मम्मियाँ कहती हैं कि बाहर नहीं जाना तुम्हें, ओस पड़ रही है बाहर, ठंड लग जाएगी। तो वो जो हल्के हल्के जो पानी के ड्रॉपलेट्स होते हैं वो असल में होते क्या है, एटमॉस्फेयर में पानी के छोटे छोटे से ड्रॉपलेट होते हैं, पानी के अणु होते हैं, जो हवा में कहीं ना कहीं मौजूद होते हैं, जो हमें नॉर्मल आंखों से नहीं दिखते। तो वो किस फॉर्म में होती है? हमेशा गैस की फॉर्म में होती है। ठीक, तो अगर हमें उस गैस से उसको द्रव्य में, पानी में बदलना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? शीतल करना पड़ेगा। ऐसा एग्जाम्पल समझ लेते हैं, वो तो करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो हम करते हैं थोड़ा सा घरेलू इलाज यहाँ पर, मतलब डोमेस्टिक प्रैक्टिकल करते हैं। डोमेस्टिक के अंदर तुम एक बर्तन में पानी ले लो और उसको बॉईल करो। जब वो भाप बन के ऊपर जाएगा और उसके ऊपर रख दो प्लेट, तो तुमने ऐसा किया होगा कि वो जो भाप पूरा जाता है, वेपराइज जाता है जो ऊपर, वो प्लेटों के ऊपर पानी की फॉर्म में जमा होने लग जाता है। या तुमने गर्म चाय ली है, उसके ऊपर ऐसे हाथ रख दो, तो जो पूरा भाप है उससे तुम्हारा हाथ पानी पानी हो जाता है। तो क्यों हो जाता है? तुमने उस गैस को शीतलता दी तो वो क्या बन गया? द्रव्य बन गया। और उसी पानी को तुम अपने फ्रीजर के अंदर रख दो, तो फ्रीजर के अंदर कुछ समय बाद देखते हो तो क्या हो जाता है? वो बर्फ़ के अंदर बदल जाता है। तो उसका मतलब तुमने उस द्रव्य को फिर से शीतलता दी तो क्या बन गया? ठोस बन गया। तो इसी तरीके से इसी प्रक्रिया के दौरान जो द्रव्य हैं, या कोई ठोस है या कोई गैस है, तो वो अपनी अवस्था को बदल सकता है, पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। अब आते हैं कि उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कि अगर ठोस से द्रव्य में जा रहा है या द्रव्य से गैस में जा रहा है तो कोई प्रक्रिया भी तो होगी। हमने ऊष्मा दी, ठीक है, लेकिन ऊष्मा देने का मतलब अगर कोई चीज़ हो रही तो उसका कोई नामकरण भी तो होता है। तो नामकरण यहाँ पे दिया गया है कि ठोस से अगर द्रव्य में जा रहा है तो उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? हम संगलन कहेंगे। द्रव्य से अगर वाष्पीकरण में जा रहा है, सॉरी, द्रव्य से अगर गैस में जा रहा है तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। अगर गैस से
ठोस में जा रहा है सीधा, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। फिर उल्टा आते हैं, अगर ठोस से हम गैस करते हैं तो उसको भी ऊर्ध्वपातन कहते हैं। गैस से अगर हमें द्रव्य बनाना है तो उसको संघनन कहते हैं, और द्रव्य से अगर हमें ठोस करना तो जमना, मतलब कि हम उन चीज़ों को क्या करते हैं, जमा देते हैं। कई बुकों में तुम्हें यहाँ पर ऊर्ध्वपातन नहीं तो निक्षेपण लिखा होगा, तो इन चीज़ों से कंफ्यूज मत होना, निक्षेपण भी तुम लिख सकते हो, नहीं तो ऊर्ध्वपातन भी लिख सकते हो। इंग्लिश में यहाँ पे सब्लिमेशन लिखा होगा, यहाँ पर कंडेंसेशन होगा, फ्रीजिंग होगा, वेपराइजेशन होगा, इस तरीके से होंगे। तुम्हारे बुक में एक फिगर बना पड़ा है बिल्कुल सेम ऐसे ट्रायंगुलर शेप का, उसको जरूर याद कर लेना। फिर आता है कि मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट जो वाटर है उसका कितना होता है। अगर पानी है, पानी का हमने बर्फ़ बना रखा है, तो उस बर्फ़ कितने तापमान पे कोई पिघलना शुरू हो जाएगा, कितने तापमान पे वो जमना शुरू हो जाएगा। तो कितना तापमान होना चाहिए उसके लिए, 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे वहाँ पर क्या होता है कि वो पानी जो है जमने लगता है, नहीं तो वही बर्फ़ का जो है, बर्फ पानी वाला जो बर्फ़ है वो मेल्ट होने लगता है, यहाँ पे पिघलने लगता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं बर्फ़ का गलनांक, जिस पे चीज़ें गलने लग जाती हैं। फिर आता है बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक। बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक का मतलब 100 डिग्री सेल्सियस की एक ऐसा तापमान जिस पे कोई चीज़ द्रव्य से गैस में परिवर्तित हो जाती है, उसको हम वाष्पीकरण कहते हैं। तो याद रखना वो यही है, क्वथनांक ही कहते हैं उन चीज़ को, उस प्रक्रिया को हम क्वथनांक कहते हैं जिसका तापमान कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। अब ये जो सेल्सियस हम पढ़ रहे हैं, आखिर में सेल्सियस है क्या, वो है तापमान इकाई। तापमान इकाई यहाँ पे 3 तरीके की होती है, एक होता है सेल्सियस, एक है केल्विन और एक होता है फ़ारेनहाइट, जो कि तुम्हारे सिलेबस में है नहीं। तो 3 तरीके के टेम्परेचर होते हैं मेजरमेंट करने के, सेल्सियस और केल्विन। तो याद रखोगे 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या होता है, 273.15 केल्विन। बुकों में किसी किसी बुकों में 16 भी दे रखा है, तो वो राउंड फिगर नंबर्स हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मेन जो तुम्हें याद रखना है वो रखना है 273 केल्विन में याद रखना है, 273 केल्विन बस। अब अगर क्वेश्चन में तुमसे आ जाए कि सेल्सियस टू डिग्री सेल्सियस टू केल्विन के अंदर कन्वर्ट करो क्वेश्चंस को, कि तुम्हें दे रखा है 10 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बताओ कि कितना केल्विन होगा यहाँ पर, ठीक है। तो हम चेक करेंगे, कैसे करेंगे, अगर हमें 0 डिग्री मतलब डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाना तो हमें क्या करना पड़ता है, प्लस, और कितना प्लस करना पड़ता है हमें 273, 1.15 नहीं करना, उतनी अप्रोक्स वैल्यू नहीं जानी तुम्हें बिल्कुल ही। तो इसको प्लस कर दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 283 केल्विन। क्लियर, इस तरीके से हो सकता है। दूसरा एग्जांपल अगर लेना चाहो तो दूसरा ले लो, यहाँ पर कितना तुम 35 डिग्री सेल्सियस, ये तुम्हारा होमवर्क है, तुम खुद से करके दिखाओगे। बस तुम्हें क्या करना है, हिंट बता देता हूँ, 35 में 273 प्लस कर देना और तुम्हारा आंसर आ जाएगा केल्विन के अंदर। अब अगर पेपर में उल्टा आ जाए केल्विन टू सेल्सियस के अंदर, तो केल्विन टू डिग्री सेल्सियस के अंदर हमें कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, अगर मान लो मेरे को दे दिया इन्होंने 573 केल्विन, इतना बड़ा टेम्परेचर दे दिया, तो उसको हमें सेल्सियस में निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस किया तो उसका अपोजिट ही तो है, तो मतलब माइनस करने का, 573 माइनस 273, तो माइनस कर दो कितना, 3 में से 3 गया 0, 7 में से 7 गया 0, 5 में से 2 गया 3, तो कितना आ गया 300। और डिग्री सेल्सियस, अगर तुमने सिर्फ सी लिख दिया सेल्सियस का और डिग्री नहीं लगाया तो तुम्हारा आधा नंबर कट जाएगा। या अगर टीचर वैसा कभी हो थोड़ा सा गर्म मिजाज में, गर्म दिमाग में, तो वो पूरा नंबर काट सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि डिग्री ज़रूर लगाना है, सेल्सियस ज़रूर लगाना है, इसकी यूनिट है ये, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन 293 केल्विन, ये तुम्हारा होमवर्क है, तुम्हें इसको सेल्सियस के अंदर चेंज करना है, इसको होमवर्क में रखना, ठीक है। इसमें भी क्या करना है, तुम्हें 273 को माइनस कर देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब लास्ट टॉपिक है एक वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। लेकिन सबसे पहले तुम्हें अभी ये पता होना चाहिए कि वाष्पीकरण, इवेपोरेशन क्या कहते हैं। अभी मैंने जस्ट इससे पहले बोला था, चीज़ों को ध्यान से सुनना और खुद से लिखने की कोशिश करना कि किसी भी जिस तापमान पर द्रव्य गैस में परिवर्तित हो जाए उसको हम वाष्पीकरण कहते हैं। जब किसी तापमान पर द्रव्य गैस में परिवर्तित हो जाए तो उसको हम वाष्पीकरण कहते हैं। When change the liquid into vapor on the any temperature is called evaporation,
ठीक है, उसको हम कहते हैं वाष्पीकरण। लेकिन वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब वाष्पीकरण ज़्यादा या कम अगर हमें करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। पहली चीज़ आती है सतह क्षेत्रफल बढ़ाने पर, इंक्रीजिंग सरफेस एरिया, इंक्रीज द सरफेस एरिया। अब इंक्रीज सरफेस एरिया, क्षेत्रफल बढ़ाने का मतलब क्या है कि एक एग्जाम्पल लेते हैं तुम्हारा, कि जब तुम सुबह स्कूल जाते हो, तुम्हारी मम्मी ने ला के दे दिया गर्मा गर्म दूध एकदम गिलास में, अब वो और तुम्हारे पास तुम हो रहे स्कूल के लिए लेट, तो कैसे पी पाओगे, मुंह जल सकता है, नहीं पी पाओगे, तुम मना करोगे, मम्मी डांटेगी, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उस जो गिलास में जो तुम्हारा दूध है उसको तुम क्या करते हो, कटोरे के अंदर डाल लेते हो। तो कटोरे के में डालने से क्या होता है, वो दूध जल्दी ठंडा हो जाता है कंपेयर टू गिलास। तो इसका मतलब क्या है कि तुमने उस दूध का सतह क्षेत्रफल क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो सतह क्षेत्रफल बढ़ गया तो वाष्पीकरण ज़्यादा हुआ, वाष्पीकरण ज़्यादा हुआ तो इसका मतलब इससे दूध क्या हो गया, जल्दी ठंडा हो गया। तो अगर सतह क्षेत्रफल बढ़ेगा तो वाष्पीकरण भी क्या होगा, बढ़ेगा। इस चीज़ का याद रखना, सतह क्षेत्रफल बढ़ेगा तो वाष्पीकरण भी बढ़ेगा। फिर तापमान में वृद्धि, तापमान में वृद्धि का मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि अगर एक ऐसा एग्जाम्पल भी घर का ही लेते हैं हम, कि तुमने चाय बना रहे हो, दूध बना रहे हो, या फिर घर में तुम्हें कुछ खाना बनाने का मन किया, या पानी ही गर्म कर रहे हो, तो उसके अंदर तुमने क्या किया, गैस पे कोई सामान रख रखा है और तुमने उसको गैस की फुल हीट दे रखी है, पूरी तेज कर रखी है उसकी हीट। तो उसके अंदर क्या है कि जितना ज़्यादा तापमान बढ़ता चला जाएगा उस बर्तन का, उतनी ही सामान उसके अंदर बाहर, कि तुमने दूध बैठा रखा है, चाय बना रहे हो, दूध बैठा रखा है या चाय बना रहे हो, तो उसके अंदर तुमने क्या किया, गैस की पूरी हीट कर दी। तो जैसे जैसे बर्तन गर्म हो जाता है, दूध या चाय ऊपर आने लगता है। अगर तुम उसको कम करते हो, मतलब तापमान कम, तो वाष्पीकरण कम, तो दूध भी नीचे बैठ जाता है। और वाष्पीकरण अगर ज़्यादा है, तापमान ज़्यादा है, तो वाष्पीकरण भी ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब तापमान बढ़ने पे वाष्पीकरण भी क्या होता है, बढ़ता है। वायु की गति में वृद्धि, वायु की गति में वृद्धि का मतलब यहाँ पर क्या है कि अगर हवा तेज चल रही है, अब तुम मस्त चाय कॉफ़ी के चुस्कियाँ ले रहे हो यहाँ पर बैठ के, और यहाँ पे एकदम गर्माहट सी है, तो चाय तुम्हारा क्या है, जल्दी ठंडा नहीं होगा। लेकिन तुम कहीं ऐसी जगह पे चाय लेके बैठे हो जहाँ पे तेज़ हवा चल रही है, तो तेज़ हवा चल रही है तो उसका मतलब क्या, वाष्पीकरण ज़्यादा होगा हवा की मदद से। हवा आई, उसकी वाष्प को उड़ा के ले गई, फिर दोबारा आई, फिर दोबारा उड़ा के ले गई। तो इसका मतलब क्या, हवा की गति तेज़, तो वाष्पीकरण भी तेज़ी से बहता रहेगा। तो इसलिए वायु की गति के बढ़ने से वाष्पीकरण भी बढ़ता है। ठीक है। फिर आर्द्रता में कमी, अभी बताया था मैंने तुम्हें इसका मतलब, आर्द्रता का मतलब यहाँ पर क्या होता है, अभी मैंने तुम्हें आर्द्रता का मतलब बताया था क्या होता है, कि हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे इस आसपास में जो होता है उपस्थित, उन चीज़ों के बारे में, जो गैस के फॉर्म में वाटर ड्रॉपलेट्स होता है, पानी के छोटे छोटे कण के रूप में मौजूद होते हैं हमारे आसपास, जिसे हम ओस कहते हैं। तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, आर्द्रता। कि हमारे आसपास में, एटमॉस्फेयर में, पर्यावरण में उपस्थित पानी के कण, द ड्रॉपलेट्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वाटर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। तो अगर ये कम है तो ही वाष्पीकरण बढ़ेगा। एक बात बताओ कि तुमने यहाँ पे कोई गर्म चीज़ रखी है, अब ऊपर से ओस पड़ रही है, तो इसका मतलब क्या, वाष्पीकरण होगा नहीं, वो चीज़ क्या हो जाएगी, अंदर दब के रह जाएगी। तो इसका मतलब अगर आर्द्रता ज़्यादा तो वाष्पीकरण कम, और अगर आर्द्रता कम तो वाष्पीकरण ज़्यादा। तो इसका उल्टा होता है कि आर्द्रता अगर कम है तो इसके अंदर वाष्पीकरण कैसा होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है। तो ये था हमारा कंप्लीट चैप्टर 1, इतनी चीज़ें। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और साथ ही अगर तुम्हें ये चीज़ें अच्छी लग रही हो, तुम क्लास 10th में जा रहे हो, अगले 10th क्लास की तुम्हें साइंस की PDF नोट्स चाहिए और अच्छी अच्छी क्लासेस चाहिए, पूरी फुल्ली एक्सप्लेन चाहिए, तो उन चीज़ों को सपोर्ट करें हमें, हमारे व्यूज़, लाइक्स, सब्सक्राइब बढ़ाएं, ताकि हम और भी अच्छी अच्छी वीडियोस बना पाएँ और आप तक पहुंचा पाएँ। थैंक यू।